नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो भाग फर्स्ट है, यानी कि संविधान का जो भाग फर्स्ट है उसमें 4 आर्टिकल कवर किए गए हैं। तो हम देखेंगे कि पहले आर्टिकल में क्या है, दूसरे आर्टिकल में क्या है और तीसरे आर्टिकल में क्या है और चौथे आर्टिकल में क्या बात कही गई है। जब हम आर्टिकल फर्स्ट को देखते हैं तो उसका जो दायरा होता है वो भारत की जो क्षेत्र होता है, भारत की सीमा होती है, भारत के राज्य होते हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे फिर वो भारत के राज्य हैं, चाहे फिर वो अधिग्रहित क्षेत्र हैं जो कल के दिन को हम चाइना से छीन सकते हैं, हो सकता है कि हम पाकिस्तान से छीन सकते हैं। अभी तो चाइना हमारा ही क्षेत्र छीनने की कोशिश करता रहता है। छीनेंगे हम कब? जब देश के अंदर भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार ने देश को इतना खोखला कर दिया है कि आज हम अपनी कंपेयर पाकिस्तान से करते हैं, चाइना से नहीं करते हैं। जबकि चाइना अपनी कंपेयर जब भारत से करने की कोशिश करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अगर चाइना का कंपैरिजन भारत से करता है तो चाइना चिढ़ जाता है। क्यों चिढ़ जाता है? क्योंकि वो अपने कंपेयर अमेरिका से करना चाहता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ देखता है। आप जानते हो कि जानवर का मुंह कैसा होता है, वो नीचे की तरफ को चलता है, इसलिए वो नीचा सोचता है। और जो व्यक्ति होता है उसका मुंह सीधा होता है, ऊपर की तरफ होता है, वो ऊपर को सोचता है। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य बोल सकते हो कि हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं, लेकिन चाइना अपनी तुलना अमेरिका से करता है। आप लोगों को यही डिफरेंस दिखाई दे जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अगर कल को दिन को हम चाइना से कोई भी उसका भाग छीन लेते हैं तो वो जो अधिग्रहित क्षेत्र होगा वो भी आर्टिकल फर्स्ट के अंदर ही आएगा। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या है और बाकी आर्टिकल में चीजें किस किस तरीके से संविधान निर्माताओं के द्वारा रखी गई हैं। जब मैं भाग फर्स्ट की बात करता हूं तो आप जानते हो कि भाग फर्स्ट में भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, इसके दो नाम क्यों रखे गए हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। भारत संघ उसे कहा गया है जो भारतीय राज्यों का संघ है। ठीक है, उसमें बाकी क्षेत्र शामिल नहीं है। भारत के संघ में सिर्फ राज्य आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। जब मैं भारतीय क्षेत्रों की बात करता हूं तो भारतीय क्षेत्रों में जहां तक भी भारत की सीमा फैली हुई है वो सारा क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के अंदर आएगा। अब आपका कहना यह होगा कि सब राज्य भी की सीमा भी तो वहीं तक फैली हुई है जहां तक भारत का क्षेत्र फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दो चीजें और भी व्यापक हैं जो संघ में नहीं आती हैं। नंबर 1, केंद्र शासित प्रदेश। आप जानते हो किसी राज्य के अंदर आते हैं? नहीं आते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर जो शासन प्रशासन होता है वो डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है वो केंद्र का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसलिए वो भारतीय राज्य संघ में शामिल नहीं है, उसे अलग से रखा गया है, लेकिन वो भारतीय राज्य क्षेत्र जरूर है। ठीक है, दूसरी चीज, जब भारतीय राज्य क्षेत्र को हम देखते हैं तो उसमें राज्य तो ऑलरेडी आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे, अधिग्रहित क्षेत्र भी आएंगे। अगर पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान वाला हिस्सा है कल के दिन को हम उसे ले लेते हैं या वो हमसे आकर मिल जाता है, वो जो अधिग्रहित क्षेत्र होगा उस पर डायरेक्ट जो कंट्रोल होगा वो केंद्र सरकार का होगा और वो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा। भारत क्या है? एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और उसे अधिकार है, उसके पास पावर है कि वो अपने आंतरिक फैसले और बाहरी फैसले अपनी क्षमता के अनुसार ले सकती है। उस पर किसी भी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं चलेगा, वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। लेकिन ताजा न्यूज है, ये भी न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कि पहलगांव में जो हमला हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, टेररिस्ट ने अटैक किया था वहां पर, तो उसके बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लेकिन जैसे ही हम अपने उस क्षेत्र को वापस लेना चाह रहे थे जो पीओके वाला एरिया है, उसी समय पर जो एक तरीके से युद्ध है या उस समय की जो कार्रवाई है उसका सीज फायर कर दिया गया। अब ये बात जब सामने आई तो पूरे देश की जो जनता है वो बड़ी दुखी हुई, वो बड़ी परेशान हुई। जब ये बात चीजें आई कि ये जो डिक्लेयर किया है ये भी किसने किया है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को समझा बुझाकर जो युद्ध है वो शांत करा दिया है।
सीज फायर उसका करा दिया है। ये हमारे पास एक अच्छा मौका था कि हम अपना पीओके वाला एरिया उससे ले सकते थे, लेकिन इसी बीच जो है हमारी सरकार ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका के दबाव में हमारी सरकार साफ साफ देखी जा सकती थी, जो उन्होंने ऐसा किया वो बिल्कुल भी सही नहीं माना गया। पूरे देश जो है वो उससे क्या हुआ, आहत हुआ। ठीक है, तो जो हमारे सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी, भारत क्या है, एक सॉवरन राज्य है, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता, लेकिन इस बार दबाव में आया है। क्यों आया है, ये एक तरीके से मुद्दा न्यूज में चल रहा है। क्या चल रहा है कि अडानी जो है उसके ऊपर अमेरिका में केस चल रहे हैं, और उन केसों के बदले में ये युद्ध रुकवाया गया है। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, कि भाई ये युद्ध रोक दो। हमारे ये बोला जा रहा है कि हमारे राज्य की देश की जो सरकार है उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जो केस चल रहे हैं अडानी जी पर, वो अगर आप रोक देते हो तो हम युद्ध को रोक देंगे। ठीक है, अगर ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, या तो ये हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं, या फिर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो जानते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। ठीक है, इस बात में कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार रख सकते हैं। आर्टिकल 2 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल पहले 1 ही देख लेते हैं। भारत एक संप्रभु कंट्री है, वो अपने आंतरिक और बाहरी फैसले ले सकता है, उसे अधिकार है, इसीलिए उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो सभी लागू होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संधि भी वो कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय संधि के दौरान अगर वो चाहे तो किसी भी राज्य को खरीद सकता है, किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र को खरीद सकता है, उपहार में ले सकता है, लीज पर ले सकता है। आप जानते हो कि लीज पर 99 सालों के लिए लीज पर कोई भी जमीन या क्षेत्र जो है वो मिलता है, और वो जीतकर भी किसी राज्य को अपने अधिकृत कर सकता है, अपने अंडर कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि भारत की जो संसद होगी उसे अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा, कानून बनाने का। किस सब्जेक्ट के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर कि भारतीय संसद अगर चाहे, यानी कि भारतीय जो क्षेत्र है उसमें चाहे तो नए राज्यों का जो निर्माण है, वो नए राज्यों को जो शामिल करने का काम है वो केंद्र सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है, उसे अधिकार है। और ये वो क्षेत्र होंगे जो पहले से अस्तित्व में हैं। अगर संसद चाहे तो उस पर भी कानून बना सकती है, जो नए राज्यों का वो गठन कर सकती है, वो राज्य जो अस्तित्व में नहीं है। यानी कि आर्टिकल में 2 बातें आप लोगों को कही गई हैं। भारतीय संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है जो विषय ऐसी एक कार्य से जुड़े हैं जो बाहर के किसी भी क्षेत्र को अपने अंडर लेना है, और या नए राज्यों का गठन करना है। जब मैं आर्टिकल 3 की बात करता हूं, ठीक है, आर्टिकल 3 की बात करता हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इंटरनल चेंज की बात की जाती है। अभी तक हम बात कर रहे थे बाहरी, देश से बाहरी चीजों की बात कर रहे थे, अब हम देश के अंदर आएंगे। अब देश के अंदर जब हम आएंगे तो आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि संघ के नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 3 के तहत संसद जो संघ के नए राज्य हैं उनका निर्माण कर सकती है। जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा था कि तेलंगाना राज्य 2014 से पहले नहीं था, 2014 में नया राज्य बनाया गया तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से तोड़कर। तो क्या लिखा है, संघ के नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। अगर वो चाहे तो उसे लगता है कि कोई राज्य बड़ा है तो उससे तोड़कर वो 2 राज्य बना सकती है, उसे तोड़कर वो 3 राज्य बना सकती है, उसके पास ये शक्ति आर्टिकल 3 से उसे मिलती है। दूसरी चीज क्या है, अगर उसे लगता है कि कोई 2 छोटे छोटे राज्य हैं तो उन्हें जोड़कर वो बड़ा राज्य भी बना सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि एक समय ऐसा था कि गोवा को राज्य का दर्जा नहीं था, लेकिन गोवा जैसे प्रोस्पेयर हुआ, वो बढ़ा, तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं अब हमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। और अभी जो दिल्ली है वो अंडर ट्रायल है, वहां पर अपनी विधानसभा है, लेकिन अभी उसे पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिला है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो नहीं चाहती कि दिल्ली पे जो कब्जा हो वो किसी संघ के या किसी राज्य का या किसी राज्य की सरकार का कब्जा हो, क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार भी बैठती है और वहां पर राज्य सरकार के मंत्री भी बैठते हैं। तो दिल्ली अभी अंडर ट्रायल है। जब लगेगा सरकार को कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए तो संसद कानून बनाकर ये ऐसा कर सकती है। राज्यों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, राज्यों का आकार घटा सकती है, सीमा बढ़ा सकती है, उसके नाम बदल सकती है, ये संसद को अधिकार है।
अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है वो उपबंध है 2। अब एक बात बताइए, अगर कोई कानून बनता है तो कोई कानून कैसे बनता है? सबसे पहले या तो कोई एमपी होगा या फिर कोई मिनिस्टर होगा, जो क्या करता होगा, वो एक पेपर, एक ड्राफ्ट तैयार करेगा विधेयक का और उसे संसद के अंदर पेश करेगा। अब ये जो विधेयक है ये लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, ये राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। आप जानते हो कि जो संसद है, संसद के 3 भाग होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा आप लोगों के राष्ट्रपति। इन तीनों ही स्टेप से गुजरकर जो कानून निकलता है, विधेयक निकलता है, वो एक्ट बन के निकलता है। अगर कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, वो क्या करता है, कोई भी विधेयक लोकसभा में पेश करता है। यहां पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये आप लोगों की संसद है, मान लो कि ये आप लोगों की संसद है, ये राष्ट्रपति है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ये हमारी संसद का स्ट्रक्चर होता है। तो कोई भी मंत्री विधेयक, जो भी विधेयक को पेश करेगा वो या तो लोकसभा में कर सकता है, पहला पॉइंट, या वो राज्यसभा में कर सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो क्वेश्चन दे देगा कि सबसे पहले जो विधेयक पेश करना होता है वो केवल लोकसभा में करना होता है, दूसरे में दे देगा केवल राज्यसभा में करना होता है, दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, दोनों में से किसी में नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ दे देगा। तो आप लोगों को यहां पर समझ लेना चाहिए कि जो विधेयक है वो किसी भी सभा में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर वो लोकसभा में पेश किया गया तो यहां से पास होकर वो कहां पहुंचेगा, राज्यसभा के पास पहुंचेगा। अगर वो राज्यसभा में पेश किया गया है तो यहां से पास होकर वो कहां पहुंचेगा, लोकसभा में पहुंचेगा। जैसे ही लोकसभा से या राज्यसभा से, दोनों से वो पास हो जाता है तो उसका जो अगला प्रोसीजर होता है वो राष्ट्रपति के पास भेजने का होता है। जब राष्ट्रपति के पास कोई कानून जाता है तो विधेयक जाता है, तो वो जैसे उस पर साइन कर देता है, अपनी अनुमति देता है, तो वैसे ही वो जो विधेयक था अब वो रूप धारण कर लेता है एक्ट का, अब वो कानून बन गया और अब इसे देश भर में लागू किया जाएगा। और लागू करने का जो काम करती है वो एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका का ये काम होता है। आप जानते हो कि विधेयिका जो है विधेयक बनाती है, विधेयक कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे इंप्लीमेंट करती है। तो अब इसमें क्या है, उपबंध क्या है कि जब भी राज्य से संबंधित उसके नाम में बदलाव करना, उसका आकार छोटा करना, बड़ा करना, इससे रिलेटेड जो भी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा वो पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखना कि जब भी राज्य से रिलेटेड जो भी आप लोगों का विधेयक होगा वो पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। उसके बाद जब राष्ट्रपति बोल देगा कि आप पेश कर सकते हो तो तभी वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति इसे अनुमति देने से पहले वो संबंधित राज्य को इसकी अनुमति के लिए भेजेगा। मान लो कि मैंने बोला कि जो चंडीगढ़ है, या आप मान लो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से अभी हरित प्रदेश की मांग चल रही है, हरित प्रदेश की मांग चल रही है कि हरित प्रदेश को इससे अलग करके एक राज्य बना दो। अब ये मांग संसद के पास पहुंची और संसद ने कहा कि भाई ठीक है, हम हरित प्रदेश को अलग कर देते हैं और हम संसद में क्या कर देते हैं, बिल पेश करके कानून बना लेते हैं। तो उस कानून को पेश करने से पहले, बनाने से पहले वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा और राष्ट्रपति जो है उसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भेज देंगे उसका मत जानने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो किसकी है, वो योगी जी की सरकार है। अब योगी जी क्या करेंगे, अपनी विधानसभा में उसके जो विधानसभा में जो एमएलए होंगे वो इस पर विचार करेंगे कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, हरित प्रदेश को जो हरी झंडी है वो दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो अपना विचार करेंगे, विचार करने के बाद में वो बोल देंगे कि भाई ठीक है, हम जो है इसे हरी झंडी नहीं दे रहे हैं, हम अपनी अनुमति नहीं दे रहे हैं, अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा बंटवारा हो और एक नया प्रदेश बने। ठीक है, अब ये जो बात है ये राष्ट्रपति के पास पहुंचती है
और राष्ट्रपति के पास जब ये पहुंचती है तो राष्ट्रपति इस बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं कि योगी जी ने बोल दिया कि राज्य का हम बंटवारा नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति कहेंगे अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम चुप रहो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है। तुम अपनी राय पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने संसद ने फैसला कर लिया कि उसे कानून बनाना है तो मतलब बनाना है, उसे राज्य उसमें रोकना तो दूर, उसमें बदलाव तक नहीं करा पाते हैं। ठीक है, ये क्या है, संसद को सुप्रीम शक्ति यहां पर मौजूद है। ये हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 से पहले एक चीज और देख लेते हैं, यानी संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता राज्य की अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब फिर संसद को इतनी शक्ति क्यों दी गई है, भाई राज्य की हाथ क्यों काटे गए हैं, संसद को तो बहुत ज्यादा शक्ति दे दी। वो इसलिए दे दी क्योंकि आप जानते हो कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत एक अखंड राज्य था, पाकिस्तान तक फैला हुआ था, उधर बर्मा तक फैला हुआ था। लेकिन हमारे सामने जो पहला एग्जाम्पल उसके टूटने का था वो पाकिस्तान ने अलग राज्य की मांग करी और वो पाकिस्तान बन गया। तो जो संविधान निर्माता थे उनकी ये चीज थी कि कहीं ना कहीं अगर आज पाकिस्तान की मांग हुई है तो कल को खालिस्तान की मांग होगी, और आप जानते हो आज खालिस्तान की मांग भी है। तो खालिस्तान भी चाहता है कि हम जो है अपना अलग देश चाहते हैं। तो संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी और इसलिए उन्होंने ये प्रोविजन डाल दिया कि संसद को सर्वोच्च शक्ति होगी इस मामले में कि भारत के खंड नहीं हो सकते हैं, कोई भी राज्य संसद की अनुमति के बिना बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं, वो टूट नहीं सकता है। इसीलिए इतनी शक्ति संसद को दी गई है। राज्य सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए वो केंद्र से कभी अलग नहीं हो सकती। ये प्रावधान हमारे यहाँ है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ये प्रावधान है क्योंकि अमेरिका में जो राज्य आपस में मिलकर आए हैं उनका एक समझौता है, वो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए शक्ति दी गई है। इसलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, लेकिन यूएसए को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। आजकल आप देखते हो कि कुछ अंधभक्त हैं, वो बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। अरे अखंड भारत नफरत से नहीं बनेगा गधो, अखंड भारत प्यार से बनेगा। अगर आप कल के दिन को किसी विशेष भाषा के व्यक्ति को, विशेष धर्म के व्यक्ति को, विशेष जाति के व्यक्ति को नफरत का सामना अगर आप कराओगे तो कल के दिन को वो अलग होने की बात करेगा, ना कि प्यार से मिलकर रहने की बात करेगा। और अखंड का मतलब होता है जो टूटने वाला ना हो। वो अगर आप लोगों को सबको मिलाकर एक जगह रखना है, आप लोगों को अखंड भारत बनाना है, तो आप लोगों को प्यार बांटना होगा, नफरत से बचना होगा। आप लोगों को आपस में जाति के नाम पर नहीं लड़ाना होगा, राजनीति के नाम पर नहीं लड़ाना होगा, उससे अखंड भारत बनेगा। अब पढ़े लिखे तो हो नहीं, तो गधों को समझाए कौन कि अखंड भारत जो है वो प्यार से बनता है, किसी के प्रति नफरत फैलाने से नहीं बनता है। कल के दिन को इतना प्यार से चीजों को रखो कि खालिस्तान की मांग ही ना हो, तो अखंड भारत बन गया ना। खालिस्तान की मांग ही नहीं करेंगे वो लोग, वो तो भारत में मिलके रहेंगे। लेकिन तुम्हें ये चीज समझाए कौन। इसके बाद में आर्टिकल 4 आता है। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो कानून बनेंगे, संसद आर्टिकल 2 और 3 में जो कानून बनाएगी उसमें वो क्या करेगी, उसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, 2/3 की जरूरत नहीं है। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत उसे संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है सिंपल मेजोरिटी यानी कि 1/4 के तहत ही क्या कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये उसे अधिकार है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, आप सिंपल मेजोरिटी से संविधान में संशोधन क्यों करा रहे हो? बस वही शक्ति है क्योंकि राज्य कोई अलग ना हो, इसीलिए राज्यों को यहां पर कमजोर किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब क्या हमारी सरकार, हमारी संसद इतनी पावरफुल है कि वो सिंपल मेजोरिटी से अपने किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य को दे देगी, दूसरे देश को दे देगी? नहीं, ये केस आया था। इस केस का नाम था बेरूबारी संघ यूनियन बनाम भारत संघ 1960 में। इसमें क्या हुआ था कि जो नेहरू नून समझौता 1958 में हुआ था, उसके दौरान जो बेरूबारी संघ का क्षेत्र था पश्चिम बंगाल में, वो आधा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी।
लेकिन वहां की जनता ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको अधिकार है, आप अपना क्षेत्र किसी राज्य को दे सकते हो, लेकिन उसके लिए अब सिंपल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। फिर जो वहां की जनता थी वो अड़ गई कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, वो सोवरन है। तो क्या भारतीय राज्य भारत देश की जो सरकार है, क्या उसे इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो अपनी देश की जनता को किसी और देश को दे दे? तो तभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस मामले को सुलझाते हुए एक दिमाग वाला काम किया और उसने कहा कि जो संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है ही नहीं है। तो ये मामला अपने आप ही सुलझ गया। तो वहां की जनता शांत बैठ गई और ये बेरूबारी जो संघ था इसका फैसला आया और नेहरू नून समझौते को इंप्लीमेंट किया गया और बेरूबारी क्षेत्र का आधा जो राज्य है, आधा जो क्षेत्र है वो किसे दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। इस तरीके से बेरूबारी के जो लोग थे वो रातों रात पाकिस्तानी हो गए थे। उनके आधे खेत पाकिस्तान में, आधे खेत भारत में, आधी जो घर था वो पाकिस्तान चला गया, आधा घर जो है वो भारत में रह गया। इस तरीके की चीजें हुई थी। तो ये आज का लेक्चर रहा। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लेक्चर को आप लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी आप लोगों की समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को वीडियो को रिपीट करके देखना। फिर भी कोई चीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन कर सकते हो, उसका जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।